पृथ्वी के स्थल रूप। टॉपिक कौन सा है? पृथ्वी के स्थल रूप है। टॉपिक का नाम क्या है? पृथ्वी के स्थल रूप। पहली चीज तो ये है, यहां से क्वेश्चन कौन कौन से किस प्रकार से रहेंगे आप लोगों के, देखते चलें। आवाज आ रही है आप लोगों को? एक तो पहले आप लोग बातें बंद करोगे तो आवाज साफ होगी, और आप बातें करते रहोगे तो फिर आवाज तो देखो दिक्कत आएगी, सही है ना। अभी तो पेजों की आवाज आ रही है मेरे तक, किसी का सतुना बैठा है, किसी का नहीं बैठा। पहले सतुना बैठा हो आप लोग, है ना। बाद में लिख लेना सब चीजें, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। पहले चीजों को समझ लो। क्वेश्चन आना एक है आप लोगों के। कितना क्वेश्चन आएगा? एक क्वेश्चन। टॉपिक बहुत बड़ा है, क्योंकि नाम ही क्या गया? पृथ्वी के स्थल रूप। पढ़ना क्या है इसके अंदर, पहले तो ये चीजें हम देख लें यहां पर, और क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है वह वाली चीजें देख लो। सबसे पहले हम पृथ्वी के स्थल रूप जो है, इसे अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि प्राथमिक स्थल रूप के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। प्राथमिक स्थलाकृति, स्थलाकृति कौन सा है? प्राथमिक स्थलाकृति। तो प्राथमिक स्थलाकृति किसे कहते हैं? आप लोगों के सामने क्वेश्चन पहला यही हो सकता है कि प्राथमिक स्थलाकृति किसे कहते हैं। तो इसके अंदर दो चीजें रखी जाती है सिर्फ। एक तो क्या है? महाद्वीप। एक तो क्या है? महाद्वीप है, और एक क्या है? महासागर। महासागर क्या है? महासागर। तो पहला क्वेश्चन आपके ये बन सकता है कि निम्न में से कौन सा पृथ्वी के प्राथमिक स्थलाकृति के अंतर्गत आता है, के अंतर्गत आता है। चार ऑप्शन दे दिए साहब, यानी कि ए बी सी और कौन सा? डी। ए के अंदर लिख दिया उसने, जैसे मान लो पर्वत लिख दिया, पठार लिख दिया, पर्वत लिख दिया, पठार लिख दिया। एक और नाम लिख दो, यानी कि मैदान, और एक लिख दिया यानी कि कौन सा? महाद्वीप। महाद्वीप लिख दिया। तो यहां पर अपना आंसर क्या रहेगा? महाद्वीप रहेगा, क्योंकि पूछा क्या जा रहा है? प्राथमिक स्थलाकृति पूछी जा रही है। और प्राथमिक स्थलाकृति सिर्फ कितने प्रकार की? दो प्रकार की। या तो कौन से होंगे? महाद्वीप होंगे, या कौन से होंगे? महासागर होंगे। पहला क्वेश्चन आपके इस टाइप का हो सकता है। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं यहां पर, दूसरा क्या है? द्वितीयक स्थलाकृति। द्वितीयक के अंदर कौन से आते हैं? तो ये वाले देख लो, द्वितीयक स्थलाकृति। तो द्वितीयक स्थलाकृति के अंदर क्या क्या आते हैं? तो द्वितीयक स्थलाकृति में रखते हैं हम एक तो कौन सा? पर्वत। पर्वत किस में आएगा? द्वितीयक स्थलाकृति में। दूसरा कौन सा है? पठार। ये किस में आएगा? द्वितीयक स्थलाकृति में। तीसरा कौन सा है? मैदान। ये किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक स्थलाकृति के अंतर्गत आते हैं। तो ये वाला। इसके बाद में देखो, यानी कि नंबर 3 पर बात करें तो तृतीयक स्थलाकृति आती है। तृतीयक स्थलाकृति। तृतीयक स्थलाकृति के अंदर क्या क्या चीजें आती है? तो हो सकता है यानी कि किसके द्वारा? नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति हो, या फिर ये पवन के द्वारा हो सकती है, क्या ये हिमानी के द्वारा हो सकती है, हिमानी अपर्दन क्रिया से। तो मतलब जो अपर्दन क्रिया के द्वारा, नदी जल के द्वारा, पवन के द्वारा,
या फिर बात करें तो ईमानी अपर्दन क्रिया के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनेगी वह किसके अंतर्गत रखी जाती है? तृतीयक स्थलाकृति के अंदर रखी जाती है। पर्वत, पठार तथा मैदान किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक स्थलाकृति में आते हैं। और प्राथमिक के अंदर सिर्फ क्या आते हैं? महाद्वीप तथा महासागर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो सकता है कि आपको क्वेश्चन वह जो मिलने वाला है कौन सा एक, वह हो सकता है वह आपके यहीं से आ जाए। तो इस कारण से ये चीज फर्स्ट प्राथमिकता तो आपको ये है कि हमें ये आना चाहिए, ये याद होनी चाहिए। तो पहले आप इसी उतार लो, थोड़ा जल्दी करना, फिर अगले पेज पर चलते हैं हम। नेक्स्ट, प्राथमिक स्थलाकृति में दो ही चीजें याद करनी है। पहला शब्द कौन सा है? महाद्वीप। दूसरा कौन सा है? महासागर। जबकि द्वितीय स्थलाकृति में कितने हैं? 3 शब्द हैं, यानी पर्वत, पठार तथा मैदान। जबकि यानी तृतीय स्थलाकृति के अंदर नदी, पवन, हिमानी अपर्दन क्रिया से बनने वाली स्थलाकृतियां जो होगी उन्हीं को क्या बोलेंगे हम? तृतीय स्थलाकृति के अंदर रखेंगे। ठीक है, यहां तक का। आगे चलें, नंबर 1 पहले हम देखेंगे कौन से? प्राथमिक स्थलाकृति। प्राथमिक स्थलाकृति की अगर हम बात करें तो ये दोनों के दोनों कहां मिल रही है आपको? पृथ्वी। इसे बोला आपने क्या? पृथ्वी। और इस पृथ्वी के बारे में अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल, तो ये तो याद होगा आप लोगों को, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। पृथ्वी का क्षेत्रफल, तो पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? पृथ्वी का क्षेत्रफल है। इस पृथ्वी पर दो चीजें मिलेगी अपने को, या तो क्या मिलेगा? स्थल मिलेगा, स्थल मिलेगा, और या फिर क्या मिल रहा है आपको? जल मिल रहा है। ये क्या है? जल है। अब ये स्थल जो भाग है इसका क्षेत्रफल कितना है? स्थल भाग का क्षेत्रफल, तो स्थल भाग के क्षेत्रफल की बात करें तो ज्यादा नहीं, मात्र कितना है? 14.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर, करोड़ वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? स्थल भाग का क्षेत्रफल है। तो जल भाग का कितना होगा? इसमें से इससे घटा दोगे, जल भाग का आ जाएगा। इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्षेत्रफल तो ये है अपना कितना? 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है। अब ये संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग है? प्रतिशत भाग है। तो प्रतिशत में अगर बात करोगे तो कितना प्रतिशत पर जल मिलता है? सीधा बोल दो, चलो आपके हिसाब से कितना? 71% भाग पर जल है। तो फिर यानी कि स्थल भाग की बात करें तो कितना? 29% भाग पर क्या मिलेगा? स्थल पार्ट अपने को मिलेगा। अब ये जो स्थल भाग है, इसी स्थल भाग पर क्या मिलेंगे हमें? महाद्वीप मिलेंगे। इस पर क्या है? महाद्वीप है। और ये वाला यानी कि कौन सा है? महासागर है, महासागर है, महासागर है। चलो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी पर जो महाद्वीप है, इन महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। और महासागर कितने हैं? 5। ये 5 महासागर है। देखते हैं कौन कौन से आते हैं। पहली चीज महाद्वीप और कौन सा? महासागर। महासागर, ये महासागर, महासागरों की संख्या कितनी है? 5 है। और ये 5 नाम तो याद होंगे अपने को, 5 नाम तो याद होंगे। इतनी तो मैं आप लोगों से उम्मीद रख सकता हूं कि महासागरों के 5 नाम तो आप लोगों को याद होंगे। चलो बताओ कौन कौन से महासागर है? क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, महासागर। चलो ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 कौन सा? हिंद महासागर। हाँ कोई सा भी ये लो ना, आप जैसा बोलोगे वैसा लिख दूंगा मैं तो। अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। और बोलो। आर्कटिक लिख दिया साहब, ये लो। और बोलो। ये नंबर 4 हिंद महासागर लिख दिया। और बोलो।
अभी तो आप लोग हाँ कर रहे थे, पांचों नाम याद है हमें। हाँ, 5 महासागरों के नाम, है ना? 5 महासागरों के नाम। शाबाश। कौन सा है? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक। अंटार्कटिक, वो मैडम ने देख लिया पीछे। अंटार्कटिक। और भी है क्या कोई सा? और भी है क्या? 5 हो गए। तो फिर ये क्या है? ये भी तो पढ़ते हैं हम। ये भी तो पढ़ते हैं हम। ऐसा भी पढ़ते हैं हम, है ना? पढ़ते तो हैं। तो चलो कोई बात नहीं, महासागर पढ़ रहे हैं हम। और महासागरों की बात करें तो महासागरों की संख्या कितनी है? 5 ही है। ये 5 महासागर। पहला कौन सा है? प्रशांत महासागर। नंबर 2 पर बात करते हैं, कौन सा? अटलांटिक। 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 अटलांटिक महासागर की बात करें तो इससे सबसे बाद में खोजा गया है, या फिर इसके बारे में आज भी अगर हम बात करें तो अपने पास में पूर्ण जानकारी इसकी नहीं मिलती। इस कारण से हम इसे क्या बोलते हैं? अंध महासागर के नाम से जानते हैं। तो ये वाला कौन सा हो गया? अंध महासागर भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अंध महासागर भी कहते हैं। नंबर 3 पर बात करते हैं तो कौन सा? हिंद महासागर। हिंद महासागर। हिंद महासागर। ये हिंद महासागर है अपने। हिंद महासागर। इसकी अगर आकृति देखो आप, इसकी आकृति की बात करें तो कैसी मिलेगी? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आकृति वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। इसकी बात करें यानी अटलांटिक, तो इसकी आकृति एस अक्षर के समान मिलती है। तो यह कौन सा? एक्सा ऐसा आकृति वाला है। हिंद महासागर की बात करें तो इसकी आकृति एम अक्षर के जैसे मिलती है। अब नंबर 3 हो गया अपने पास। नंबर 4। नंबर 4 तो नाम लेते हैं पहले, कौन सा? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक महासागर। महासागर। और नंबर 5 पर डाल दिया आपने, कौन सा? आर्कटिक। आर्कटिक महासागर। महासागर। इसी को क्या कहा जाता है? इसे दक्षिणी ध्रुव महासागर के नाम से जानते हैं, महासागर। और इसी को बोलते हैं हम, कौन सा? उत्तरी ध्रुव महासागर। उत्तरी ध्रुव महासागर। उत्तरी ध्रुव महासागर। तो ये कितने हैं? 5 हैं। 5 महासागर है अपने सामने। पहला कौन सा? प्रशांत, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हिंद, उसके बाद अंटार्कटिक, उसके बाद में आर्कटिक। ये आप लोगों के सामने जो नाम लिखे हुए हैं ये क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम है, बड़े से छोटे की ओर। सबसे बड़ा प्रशांत, उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में, और सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक है। और सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर है। अब बात करते हैं हम किसकी? महाद्वीपों की। महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। 7 को हम देखते हैं 2 बार यहां पर। एक तो कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरे की बात करते हैं हम यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से इनका क्या कौन सा क्रम होगा? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल। तो सबसे बड़ा कौन सा? एशिया। नंबर 1 पर कौन सा? एशिया। एशिया महाद्वीप। इसके बाद में नंबर 2 अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। ये हो गया अफ्रीका। नंबर 3 कौन सा? अरे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। इसके बाद में दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। और बोलो।
अमेरिका। नंबर 5, बस यहां तक का याद रखते हो आप लोग, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका। नंबर 6 यूरोप, और नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये कौन सा क्रम है अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो फिर बताओ, चलो यानी कि बात करते हैं हम किसकी, जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 एशिया महाद्वीप, ये वैसे के वैसे आ गया एशिया महाद्वीप, एशिया। नंबर 2 बस, है ना, बस ये बहुत है। चलो नंबर 2 कौन सा, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। नंबर 3 अरे यूरोप, नंबर 3 कौन सा, यूरोप। नंबर 4 उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। नंबर 1 2 3 4 5, पांचवा कौन सा, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। और नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। नंबर 7 पर यहां कोई नाम नहीं लिख रहे हम, क्योंकि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है यहां पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती। ये क्या है, जनशून्य महाद्वीप की श्रेणी में रखा जाता है। इस कारण से सबसे छोटा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, एक ही तो है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो यानी कि महाद्वीपों की संख्या अपने पहले तो कितनी है, 7 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला कौन सा आ रहा है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, उसके बाद और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है। जबकि महासागरों की संख्या कितनी है, 5 है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो क्रम क्या होगा, पहला प्रशांत, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा आर्कटिक। यहां पर आप चाहो तो यानी कि थोड़ा सा ये भी लिख सकते हो, यह विश्व का, यह विश्व का क्या है, सबसे गहरा, सबसे सबसे गहरा, सबसे गहरा कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। और सबसे उथला हुआ, उथले का मतलब सबसे कम गहरा, तो कम गहरा कौन सा है, आर्कटिक। कम गहरा, कम गहरा, या फिर इसके लिए शब्द काम में लेते हैं कौन सा, उथला, 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 उथला हुआ। तो ये वाला यानी कि कौन सा है, आर्कटिक है ना। बस क्रम वही चलता है, एक जगह पर चेंज होता है थोड़ा सा यहां पर, नहीं तो ये भी क्रम वही रहेगा। गहराई की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, और ये नंबर 4 है, और ये नंबर 5 है। इनका क्रम ये रहेगा, बस यहां चेंज होता है, बाकी सेम जैसा का जैसा रहता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो पहला क्वेश्चन अपना सबसे गहरा और सबसे उथला यह है। सेकंड नंबर पे हिंद महासागर गहराई की दृष्टि से, नंबर 3 पर अटलांटिक, नंबर 4 पर अंटार्कटिका, और नंबर 5 पर आर्कटिक का नाम आता है। ठीक है, तो ये हुआ अपना कौन सा, प्राथमिक स्थलाकृति। ये कौन सी है, प्राथमिक स्थलाकृति। फिर भी क्वेश्चन ध्यान रखना, पहला प्राथमिक स्थलाकृति किसे कहते हैं, महाद्वीप व महासागरों को प्राथमिक स्थलाकृति के अंदर रखा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, नंबर 2, द्वितीयक स्थलाकृति, द्वितीयक स्थलाकृति। इसके अंदर पहली चीज क्या है, अपने ये लिया हमने यहां पर
ये क्या है? पर्वत। और ये क्या मिला हमें? और ये क्या मिला हमें? मैदान। मतलब ये क्या कहलाएगा? पर्वत कहलाएगा। जो ऊपर से क्या होता है? सकड़ा होता है, तिकोना होता है ना, ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। लेकिन ऊंचा उठा हुआ भाग जो ऊपर से कैसा रहता है? समतल रहता है, तो उसे हम किस नाम से? पठार के नाम से जानते हैं। लेकिन नीचा वाला जो भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं? मैदान कहते हैं। मैदान। मैदान। तो पर्वत की अगर बात करें तो पर्वत यानी कि क्या है? ऊंचा उठा हुआ। कितना ऊंचा उठा हुआ? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये 900 मीटर से क्या रहेगा? अधिक। 900 मीटर से क्या होगा? अधिक ऊंचा होगा। अधिक क्या है? ऊंचा है। जबकि पठार की बात करें तो ये 600 मीटर से कहां तक रहेगा भाई? 900 मीटर तक। 900 मीटर तक। तो उसी क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। और मैदान की बात करें तो यानी कि 600 मीटर से कम ऊंचा जो क्षेत्र है उसे क्या बोला जाता है? मैदान की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन ये हर जगह पर यानी कि सही साबित नहीं होता। अगर हम बात करें तो यानी कि 900 मीटर, अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर बची हुई। रही बात यानी कि जैसे विश्व की सबसे ऊंचे पठारों की बात करें तो नाम आ जाता है अपने पास में, जैसे तिब्बत का पठार, या फिर बात करें तो पामीर का पठार। इनकी ऊंचाइयां अगर हम देखते हैं, या फिर भारत के अंदर ही बात कर लें, भारत का सबसे ऊंचा जो पठार है, भारत का सबसे ऊंचा जो पठार है वह कौन सा है? लद्दाख का पठार। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो ये कितनी है? 4000 मीटर इसकी ऊंचाई है। समुद्र तल से कितनी है? 4000 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो मतलब ये अगर पूछा जाता है ना तो ये वर्गीकरण आप बता सकते हो, अन्यथा यानी कि ये चीजें अपने कहीं फिटी नहीं होती। तो पहले तो आप इसे उतार लो। ऐसे कैसे हो सकता है? ये वाला पूछ लिया जाए, पठार किसे कहेंगे, मैदान किसे कहेंगे, या फिर पर्वत किसे कहेंगे। तो ये अपने को बताना पड़ेगा भाई, ये इस ऊंचाई वाले ये पर्वत होते हैं, ये पठार होते हैं, ये मैदान होते हैं। और नंबर 1 डाल भी लेना इसमें। कौन सा पढ़ेंगे हम? सबसे पहले पर्वत। पर्वत इसकी बात करेंगे। ठीक है, पर्वत सबसे पहले नंबर 1 पर्वत की बात करते हैं। पर्वत, तो पर्वत कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो इन प्रकारों को हम किसके आधार पर लेते हैं? पहले तो उत्पत्ति के आधार पर लेते हैं। तो पहली लाइन लिख लेना, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर नंबर उत्पत्ति के आधार पर नंबर 1 कौन सा? वलित पर्वत। वलित पर्वत। वलित पर्वत। अब ये वलित पर्वत जो है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? ये कैसे बने हैं? तो देखो इसके बारे में हम बात करते हैं। ये प्लेटें होती है, प्लेटें। प्लेट जो होती है, प्लेटें कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की होती है। प्लेटें 2 ही प्रकार की होगी। एक तो कौन सी? महाद्वीपीय प्लेट, और एक कौन सी? महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट जिस पर महाद्वीप स्थित है, और एक कौन सी? महासागरीय प्लेट जिस पर महासागर स्थित है। तो ये प्लेटें आपस में क्या करती है? गति करती है। ये गति कहां से करती है? तो देखें हम, ये पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी की बात करें तो इस पृथ्वी में एक भाग लेते हैं, ये वाला क्या है? केंद्र है। और ये यहां से यहां के पार्ट की बात करें, जैसे आपने देखा तरबूज होता है, और तरबूज लेने आप मार्केट में जाते हो, यार बोलते हो उससे कि यार पता नहीं खराब निकलेगा, कैसा निकलेगा, चल तू इसे काट के बता। तो तरबूज को वो ऐसे नहीं काटता, उसे लेता है चाकू लेके, 4 तरफ यानी कि निशान लगा के क्या करता है? उसमें से निकालकर आपको दिखाता है, कहां? केंद्र तक का पार्ट उसमें आ जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो पृथ्वी है, इसकी संरचना देखने के लिए हमने इसमें से ये टुकड़ा अलग किया, तो आपके सामने ये निकलकर बाहर आया, ये वाला।
ये केंद्र है इसका। इस धरातल से केंद्र की दूरी की अगर बात करें तो 6371 किलोमीटर होती है। ज्यादा गहरी नहीं है, बस थोड़ी सी गहरी है। कितनी है? 6371 किलोमीटर गहरी है। तरबूज की ही कल्पना कर सकते हो आपको, जब यानी कि उसने काट कर दिखाया तो देखना, यानी कि नीचे वाला जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है, ये थोड़ा सा व्हाइट कलर का दिखाई देगा आपको, है ना, जो खाने में काम नहीं आता आपके। दूसरा, इस वाले पार्ट में आपको सबसे ज्यादा बीजों की संख्या मिलेगी, और सबसे अच्छा जो लगेगा आपको वह ये वाला लगेगा। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इस पृथ्वी को 3 भागों में बांट देते हैं, 1 2 3। स्वेस के आधार पर हमने पृथ्वी के जो ये है इसे कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। स्वेस ने बताया इसका नाम क्या है कि इसे बोलते हैं हम सियाल, ये सियाल है, और इसे सीमा नाम दिया, और इसे नीफे के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? नीफे बोलते हैं। सियाल मतलब यानी कि क्या बोलोगे आप इसमें? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम की अधिकता होने के कारण इसे क्या नाम दिया? सियाल नाम दिया। ये सीमा मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम की अधिकता होने के कारण इसे क्या बोला? सीमा बोला। यहां देखो, नी से निकल, नी से निकल, और फेस से फेरस मतलब निकल तथा फेरस की अधिकता होने के कारण इसे क्या नाम दिया? नीफे नाम दिया। जबकि इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। इसे बोलते हैं हम कौन सा? मेंटल, मेंटल। और ये किस नाम से? कोर के नाम से जानी जाती है। ये कोर बोल दो या क्रोड बोल दो। अब ये वाली जो सीमा है ना, ये भी अलग अलग भागों में बटी हुई है। जैसे इसकी बात करें तो इस सियाल को क्या करते हैं हम? 2 भागों में बांटते हैं। पहली चीज तो इनके नाम नहीं लिखे हमने, यह कहलाती है मोह, और इसे गुटेनबर्ग के नाम से जाना जाता है, गुटेनबर्ग के नाम से जान। ये वाली जो सीमा है इसे नाम देते हैं हम कौन सी? कोनार, कोनार्ड सीमा। इसे भी 2 भागों में बांटते हैं, जिसे रेपिटी के नाम से जाना जाता है, और इसे भी 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, जिसे लेहमान के नाम से जाना जाता है, लेहमान। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है? दुर्बलता मंडल है। यहां पर मेग्मा जो होता है ये यानी कि तरल रूप में मिलता है, इसे बोलते हैं हम दुर्बलता मंडल। तो इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या है? सियाल है। ये सियाल पर जो प्लेटें होती है, ये वाली मान लो इसकी गहराई ये यहां से, इसे क्या नाम दिया हमने? महासागरीय। और ये ऊंची जो पार्ट है इसे क्या नाम दिया? महाद्वीपीय। तो ये इसके ऊपर क्या करती है? तैरती रहती है, ये गति करती है आपस में। और गतियों की बात करें तो गतियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, 3 प्रकार की होती है गतियां। एक नाम आता है कौन सा? अपसारी, अपसारी गति। एक होता है कौन सा? अभिसारी, अभिसारी गति, अभिसारी गति। और एक को बोलते हैं हम कौन सा? अरे रूपांतरित बोल दो, रूपांतर। ये 3 प्रकार की गतियां होती है। अप का मतलब मैंने पहले भी समझाया, दूर जाना। अप, एक छोटे से बच्चे को आपने बोला हप, जैसे ही बोला यानी कि बच्चा आपसे क्या होगा? दूर चला जाएगा। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो वह गति क्या कहलाएगी? अपसारी कहलाएगी। लेकिन जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अभिसारी गति बोलेंगे। और जो एक दूसरे के यानी कि समानांतर चलती है, विपरीत चलती है, रगड़ खाकर चलती है, उसे हम कौन सी गति बोलते हैं? रूपांतर गति के नाम से जानते हैं। अब देखो यहां पर ये वाली गति यानी कि कौन सी? अभिसारी। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के क्या आ रही है? पास आ रही है। अब पास आती है तो यहां पर यानी जो बल उत्पन्न होता है उस बल को बोलते हैं हम कौन सा? संपीड़ात्मक बल के नाम से जानते हैं। 2 प्लेटें जब इधर से ये वाली प्लेट पास में आती है, ये वाली प्लेट भी यानी कि इस ओर गति कर रही है। अब बीच में कोई भी जो भी चीजें पड़ी होती है, जो भी चीजें हैं, अब ये वाली आगे बढ़ेगी, ये वाली आगे बढ़ेगी, तो इसमें क्या होता है? इसमें वलन पड़ता चला जाता है।
ये वाला मतलब यानी कि क्या बोलते हैं हम इसे, मोड बोल दो, वलन बोल दो, तो ये वाला यानी कि क्या कहलाता है, वलन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से यानी कि किसकी उत्पत्ति हो जाती है, पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति हो, ये वाली। तो इसमें इसी प्रकार से ये क्या मिलेगी, चट्टानें अपने को देखने को मिलती है। तो ये चट्टानें कौन सी होती है, पहली चीज तो अवसादी चट्टानें होती है, लेकिन किसके कारण, संपीड़ात्मक बल के कारण, वलन पड़ने के कारण, वलन के कारण, मुख्य शब्द यानी कि कौन सा है, वलन। तो वलन के कारण इनकी उत्पत्ति होती है, अतः वह क्या कहलाती है, वलित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जानी जाती है। ये प्लेटें हमेशा गति करती रहती है, ये आज भी गति कर रही है। इस कारण से जितनी भी वलित श्रृंखलाएं यानी कि वलित पर्वतमालाएं होगी, वलित पर्वतमालाएं होगी, ये पर्वतमालाएं कौन सी पर्वतमालाओं के नाम से जानी जाती है, नवीन पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जानी जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो नाम आ जाता है आपके पास में, जैसे कौन सी, हिमालय पर्वतमाला, हिमालय। तो हिमालय कौन सी पर्वत श्रृंखला है, पहली चीज वलित है, दूसरी कौन सी है, नवीन है ना, नवीन। इसके अलावा कौन सी, एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला। इसके अलावा देखो कौन सी, रॉकी पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला। और देखो यानी कि कौन सी, आल्पस पर्वतमाला, आल्पस पर्वतमाला। ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं किस श्रेणी के अंदर आती है, वलित पर्वतमालाओं के अंतर्गत आती है, जो कौन सी है, नवीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी अगर हम बात करें हिमालय की, तो ये कहां है, एशिया, एशिया में। एंडीज की बात करोगे तो ये कहां मिलेगी, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। इसके अलावा देखो आप यानी कि रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका में मिलेगी, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इसके अलावा देखो आप यानी कि आल्पस कहां मिल रही है आपको, यूरोप के अंदर मिल रही है। ये यूरोप पर्वत यानी कि यूरोप महाद्वीप के अंदर मिलने वाली पर्वत श्रृंखलाएं। तो ये कौन से हैं, इन्हें हम वलित के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लो आप, नंबर 1 वलित पर्वत श्रृंखला है ना, या वलित पर्वत कौन से होते हैं, लिखना है इसमें। जब जब दो प्लेटें, जब दो प्लेटें, जब दो प्लेटें अभिसारी गति के कारण, अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी गति के कारण, अभिसारी गति के कारण, अभिसारी गति के कारण, अभिसारी गति के कारण संपीड़ात्मक बल से, बल से अवसादी चट्टानों में, अवसादी संपीड़ात्मक बल से अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में वलन पड़ जाता है, वलन पड़ जाता है, वलन पड़ जाता है, जिससे बनने वाले पर्वत, जिससे बनने वाले पर्वत, बनने वाले पर्वत वलित पर्वत, वलित पर्वत कहलाते हैं, वलित पर्वत कहलाते हैं, कहलाते हैं। ये थोड़ा सा यानी कि वलित पर्वतों में आप इस प्रकार की डिजाइन बना लेना, यहां पर ये वाला, ये क्या है, वलन है, ये क्या है, वलन। क्या हुआ है, इसमें बल के कारण से क्या पड़ा, वलन पड़ा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, पहले देख लो आप इधर से, ये ऊपर उठा हुआ भाग होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे अपनति के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाता है, ऊपर वाला भाग अपनति, और नीचे वाला जो भाग है इसे किस नाम से जानते हैं हम, अभिनति के नाम से जानते, अभिनति के नाम से जाना जाता है। तो अपनति व अभिनतियां कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं में देखने को मिलेगी, वलित पर्वतमालाओं में देखने को मिलेगी। चलो पहले ये लिखो,
गया। चलो इसमें लिखना, वलित पर्वतों को नवीन, वलित पर्वतों को या वलित पर्वत नवीन पर्वत होते हैं। नवीन, नवीन, नवीन पर्वत होते हैं। चलो इसमें उदाहरण लिखना आप। नंबर 1 हिमालय, नंबर 1 हिमालय, नंबर 1 हिमालय कहां पर है भाई? एशिया, हिमालय एशिया। इसमें लिखना, हिमालय में एक लाइन लिख लो, यह विश्व की, यह विश्व की सबसे ऊंची, यह विश्व की सबसे ऊंची, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। नंबर 2 लिखो एंडीज, एंडीज, एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला कहां मिलेगी? दक्षिण अमेरिका। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। इसमें लिखना आप, यह विश्व की, यह विश्व की सबसे लंबी, यह विश्व की सबसे लंबी, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। एक और लाइन लिख लो इसी में, इसके नीचे, यह विश्व की, यह विश्व की दूसरी, यह विश्व की दूसरी, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। नंबर 3 रॉकी पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला कहां पर? उत्तरी अमेरिका। रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और एक और लिख लो कौन सी? आल्पस, ये कहां है? यूरोप। ठीक है, चलो नंबर 2, नंबर 2 अवरोधी, अवरोधी, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत। इन पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें, इन्हें ब्रंसोत पर्वत भी कहते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसके निर्माण की बात करें तो नाम से पता चल रहा है किसके कारण होगा? ब्रंस के कारण होगा। कारण क्या होता है? जैसे ये धरातल है अपने, अब इस धरातल में हम देखते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला किसी कारणवश यानी कि यहां से, और ये वाला हिस्सा कहां चला जाता है? नीचे की ओर चला जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। अब यहां से ये वाला भाग यानी कि नीचे की ओर चला गया, माना कि यानी कि ये वाली प्लेट है, ये वाला हिस्सा, ये कहां गया? नीचे की ओर चला गया, ये नीचे की ओर चला गया। फिर यहां पर देखा हमने, ये वाला हिस्सा भी क्या हुआ? नीचे की ओर चला गया, ये वाला इधर ऐसे बच गया। तो ये क्या बन गया? एक पर्वत बन गया। क्या ये ऊंचा उठा? नहीं उठा, ये उसी जगह पर स्थित है, ये उसी जगह पर स्थित है। लेकिन ये क्या हुआ? ये नीचे की ओर, ये नीचे की ओर चला गया।
इस कारण से यहां पर ये वाला अपने को क्या दिखाई दिया, पर्वत नुमा दिखाई दिया। तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं, यानी कि ब्रंसोत पर्वत या अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है, ब्लॉक पर्वत के नाम से। अभी ऐसा नहीं कि ये नीचे की ओर, नहीं, यहां पर यानी कि ये वाला पार्ट क्या हो सकता है, यानी कि इसे देखें हम, ये वाला भाग ये ऊपर की ओर भी उठ सकता है, ये ऊपर की ओर भी उठ सकता है। तो ये भी यानी कि किस नाम से जाना जाएगा, ब्रंसों के कारण, यानी ब्रंसोत या ब्लॉक या अवरोधी पर्वतों के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर बात करें, उदाहरण के तौर पर तो एक नाम मिलता है अपने को सेरा नवेदा, नवेदा पर्वत। ये कहां पर है, तो ये यूएसए के अंदर पर्वत, यूएसए कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर स्थित है, यूएसए के अंदर स्थित है। और यह विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सी दृष्टि से, ब्रंसोत या फिर ब्लॉक पर्वत की दृष्टि से। भारत में अगर बात करें, भारत में, भारत में तो कौन कौन सी ब्लॉक पर्वत मिलते हैं भारत में, अरे यानी कि विंध्याचल पर्वतमाला कौन सी है, विंध्याचल, विंध्याचल। और देखो कौन सी, सतपुड़ा, सतपुड़ा। यूरोप की अगर हम बात करें, यूरोप में नाम देखो आप, ब्लैक फॉरेस्ट, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत आते हैं। इसे ऐसे कैसे उतार लो आप, उतार लिया। चलो नेक्स्ट, गुंबदाकार, गुंबदाकार पर्वत, गुंबदाकार पर्वत। अब ये गुंबदाकार देखो, यानी कि इसकी आकृति कैसी होगी, गुंबद के समान होगी, गुंबद के समान। कोई सा भी, यानी कि ये धरातलीय पार्ट है, ये धरातलीय पार्ट है। अब इस धरातलीय पार्ट के नीचे अभी अपनी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, जहां दुर्बलता मंडल मिलता है अपने को, वहां पर ये जो मेग्मा होता है, मतलब मेग्मा तरल लावा जिसे हम बोलते हैं, तो धरातल के नीचे तो हम इसे क्या बोलते हैं, मेग्मा ही बोलते हैं। अब ये क्या करता है, यहां से इसके ऊपर ऊपर की ओर प्रेशर डालता है, ऊपर की ओर प्रेशर डालता है। तो अगर ये चट्टानी कैसी है, मुलायम है, अवसादी है, तो इनमें क्या पड़ जाता है, मोड़ पड़ जाता है, ये क्या होगी, ऊपर की ओर उठ जाएगी। फिर इसने और ऊपर की तरफ यहां तक पहुंच गया, ये यहां तक पहुंच गया। तो यहां से जब ये यहां तक पहुंचा, तो ये क्या करेगा, ये और ऊपर की ओर उठ जाएगा, और इसी से किसके समान आकृति हो जाएगी, गुंबद के समान आकृति हो जाएगी। तो ऐसे पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है, गुंबदाकार पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण मिलता है, ये मिलता है अपने को सिनसिनाती, सिनसिनाती उबार के नाम से जाना जाए, हम इसे क्या बोल सकते हैं, उबार बोल सकते हैं, उबार, जो कहां पर स्थित है, यूएसए के अंदर स्थित है। तो ये इसका क्या है, सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसमें ऐसे ही लिख लो आप, गुंबदाकार पर्वत जब, चलो लाइन लिखवा दूं मैं, जब धरातल के नीचे, जब धरातल के नीचे, नीचे के भाग में, धरातल के नीचे के भाग में, के भाग में मेग्मा के द्वारा, मेग्मा के द्वारा डाले गए दबाव से, डाले गए दबाव से, डाले गए दबाव से गुंबद नुमा, डाले गए दबाव से गुंबद नुमा आकृति का निर्माण
धरातल पर हो जाता है, गुंबद नुमा आकृति का निर्माण धरातल पर हो जाता है, धरातल पर हो जाता है, तो उसे गुंबदाकार पर्वत कहा जाता है। गुंबदाकार पर्वत कहा जाता है। उदाहरण, चिनसिनाटी उबार यूएसए, चिनसिनाटी उबार यूएसए, चिनसिनाटी उबार यूएसए, यूएसए। कौन सा है? चिनसिनाटी उबार। उबार मतलब ऊंचा उठा हुआ बाग। ऊंचा उठा हुआ बाग क्या कहलाता है? उबार कहलाता है। और ऊंच पर उठने से इसकी आकृति कैसी हो गई? गुंबद के समान हो गई। इस कारण से हम इसे क्या बोलते हैं? गुंबदाकार बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 शायद, संग्रहित, संग्रहित पर्वत, संग्रहित पर्वत, संग्रहित पर्वत, संग्रहित पर्वत। और ये जो संग्रहित पर्वत होते हैं ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी पर्वत भी बोलते हैं। तो यही क्या होते हैं? ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। अब देखो ये संग्रहित पर्वत किसे कहते हैं? जब ये ज्वालामुखी प्रक्रिया अपने को पता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया तो क्या है? ये धरातल है अपने, इस धरातल के नीचे क्या मिल रहा है अपने को? मैग्मा मिल रहा है। ये मैग्मा जब तक यह धरातल के नीचे रहेगा, इसमें गैसें मौजूद होगी, तब तक हम इसे क्या बोलेंगे? मैग्मा बोलेंगे। लेकिन जब ये धरातल के ऊपर निकलने के बाद में गैस मुक्त हो जाएगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे? लावा कहते हैं। तो ये मैग्मा है। अब ये मैग्मा भंडार है नीचे, जब ये ऊपर की तरफ आता है तो देखो यहां पर कई सारी आकृतियां भी बन जाती है। कि जब ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ यहां से कि यहां आ रहा है, तो कारण क्या होता है कि जब ये यहां से इस वाले भाग में अगर हम बात करें, तो यहां पर इस मैग्मा ने क्या डाला? दबाव डाला। तो ये यहां धरातल के नीचे, इसके नीचे, धरातल के ऊपर नहीं, धरातल के नीचे एक गुंबदाकार आकृति बन गई। धरातल के नीचे गुंबदाकार आकृति बन गई। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे बैथोलिथ के नाम से जानते हैं, बैथोलिथ के नाम से जानते हैं। और ये आपने पढ़ा था राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर। बैथोलिथ का उदाहरण है कौन सा? आबू पर्वतखंड। आबू पर्वतखंड किसका उदाहरण है? बैथोलिथ का उदाहरण है। तो ये वाली यानी कि क्या है? बैथोलिथ है। लेकिन अगर ऐसी आकृति अपने को यहां पर छोटी मिल जाए, ये कैसा है? छोटा गुंबद है, तो ये क्या कहलाता है? इसे स्टॉक के नाम से जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं? हम स्टॉक बोलते हैं। अगर बड़ा है तो क्या कहला रहा है? बैथोलिथ। और छोटा है तो क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। लेकिन मान लो ये यहां से लावा, ये यहां पर तो वाहक नलिका के द्वारा बाहर आया, लेकिन इस जगह पर इसे जगह मिल गई और ये इस प्रकार से यानी कि यहां पर जमा हो गया। तो इसे किस नाम से जाना? वाहक नली से जुड़ा हुआ है ये, वाहक नली से। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे बोलते हैं हम लेकोलिथ, लेकोलिथ के नाम से जानते हैं। ये वाला क्या कहलाता है? लेकोलिथ कहलाता है। ये यहां से जब आगे बढ़ा तो इसे इधर जगह मिल गई, जिसमें तस्तरी नुमा क्या हो गया? जमाव हो गया। तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा जमाव हो जाने के कारण तस्तरी नुमा जमाव हो जाने के कारण अब इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोलते हैं हम कौन सा? लेपोलिथ, लेपोलिथ के नाम से जानते हैं, लेपोलिथ के नाम से जानते हैं। लेकिन यही यहां से आगे बढ़ा और यह एक वलन के रूप में इस प्रकार से अपनति अभिनति के रूप में जमा हुआ, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम फेकोलिथ, फेकोलिथ के नाम से जानते हैं। इसे फेकोलिथ कहा जाता है। अगर इसी वाहक नलिका से इधर की तरफ एक
इस प्रकार से स्तंभ के रूप में जमा हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे डाइक कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे डाइक कहते हैं। डाइक, डाइक कहते हैं। और अगर एक पतली सी परत के रूप में जमा हो जाता है, पतली सी परत के रूप में, तो इसे हम शीट के नाम से जानते। शीट। तो ये क्या है? ये धरातल के नीचे की है, धरातल के नीचे की है। लेकिन यहां तो नहीं, यहां तो ऊपर क्या थी? चट्टान थी। इस चट्टान को तोड़कर क्या हुआ? यानी कि यह मेग्मा बाहर निकला, तो ये क्या कहलाया? लावा। इस लावा के जमाव से जो पर्वत बन रहा है अपने पास में, अब यहां पर लावे के साथ में ऐसा नहीं, जब एक ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके साथ में कई बड़े बड़े पत्थर टुकड़े के साथ में छोटे भी यहां पर निकलते हैं। इसके साथ में इसमें से राख निकलती है, जल वाष्प निकलती है, कई प्रकार की यानी कि गैसें यहां से निकलती है। तो जब ये यहां पर आता है, इसके बाद में फिर ठंडा हो गया, फिर वापस यानी कि ज्वालामुखी उद्गार हुआ, फिर वापस यहां जमा हुआ राख का इनका। तो बार बार जब ऐसे होने से जो पर्वत बनते हैं, उन पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? संग्रहित पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ये वाले पर्वत क्या कहलाते हैं? संग्रहित पर्वत कहलाते हैं। अतः इन्हीं को क्या बोलते हैं? हम ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। ठीक है। तो ज्वालामुखी यानी कि संग्रहित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत एक जैसे होते हैं। तो इसमें लिख लो आप, जब बार बार ज्वालामुखी उद्गारों से, जब बार बार ज्वालामुखी उद्गारों से निकलने वाले, जब बार बार ज्वालामुखी उद्गारों से निकलने वाले, जब बार बार ज्वालामुखी उद्गारों से निकलने वाले निकलने वाले निकलने वाले छोटे बड़े ठोस पदार्थों के टुकड़े, छोटे बड़े ठोस पदार्थों के टुकड़े व राख के जमाव से, व राख के जमाव से जिन पर्वत का निर्माण होता है, जिन पर्वत का निर्माण होता है, संग्रहित पर्वत कहलाते हैं। संग्रहित पर्वत कहलाते हैं। इन्हें, नेक्स्ट लाइन में, इन्हें ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है। इन्हें ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है। जैसे फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहां मिलेगा? जापान। फ्यूजियामा कहां है? जापान। फ्यूजियामा जापान। फ्यूजियामा जापान। जैसे रेडियर हुड, शास्ता, ये कहां के उदाहरण है? तो ये यूएसए के उदाहरण। ये कहां मिलेंगे? यूएसए में मिलेंगे। शास्ता, 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 नाश्ता नहीं मत लिख लेना, है ना। शास्ता, रेडियर हुड तथा शास्ता, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये संग्रहित या ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है, जो कहां पर है? यूएसए के अंदर स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नंबर 5, नंबर 5, कौन सा है? अवशिष्ट। अवशिष्ट पर्वत।
अवशिष्ट नाम से पता चल रहा है, जानते हो आप इसे बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट, हाँ, है ना। अपनी अरावली किस प्रकार की है, अवशिष्ट है। तो अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत यानी कि किसे बोलते हैं हम, जो बचा हुआ है, जो क्या है, बचा हुआ है। अगर हम बात करें कोई सी भी पर्वतमाला, ये वाली पर्वत श्रृंखला, अब लगातार इसका कोई उद्भव विकास नहीं हो रहा, अब लगातार इसका क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। अपर्दन यानी कि जल भी कर सकता है, अपर्दन कौन कर सकती है, वायु भी कर सकती है। ये तो अपने यहां पर बर्फ नहीं जमती, नहीं तो अपर्दन कौन, हिमानी भी करती है। तो यहां पर वायु तथा जल दोनों से लगातार अपर्दन होने के कारण से इसकी ऊंचाई लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और कम होने से जो बचा हुआ जो भाग है, बचा हुआ जो पर्वत है, यह क्या कहलाएगा, अवशिष्ट के नाम से जाना जाता है। तो बची हुई जो पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी कहलाएगी, अवशिष्ट कहलाएगी। जैसे अगर हम इसकी बात करें, अरावली की बात कर ले उदाहरण के तौर पर, अरावली, अरावली, तो अरावली क्या है, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला में तो मानी जाती है, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला में मानी जाती है। लेकिन मेन दिक्कत क्या है कि इसका कोई विकास नहीं होने के कारण से लगातार इसका क्या हुआ, अपर्दन हुआ, और अपर्दन हुआ तो इसकी ऊंचाई क्या होती चली गई, कम होती चली गई। प्रारंभ में कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई लगभग 4400 मीटर के आसपास हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें तो सिर्फ कितनी है, 930 मीटर है, सिर्फ कितनी है, 930 मीटर है। अब यहां पर देखो, ये जो अरावली है ना, ये अरावली आपको इस प्रकार से मिलेगी, इसकी जो पहाड़ियां मिलती है अपने को वही इस प्रकार से मिलती है। मतलब ये वाला इसका कौन सा भाग है, पूर्वी, ये कौन सा भाग है, पूर्वी है। और ये वाला कौन सा है, पश्चिमी, ये पश्चिमी भाग है। पूर्वी भाग में से इधर से यानी कि एक पवन आती है जिसे हम बोलते हैं कौन सी, पूर्वाई, और इधर से ये वाली इसके समानांतर जाएगी, तो इन्हें आप कौन सी बोलते हो, समदरी बोल दो। राजस्थान में अगर हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली जो पवने होती है उसी किस नाम से जाना जाता है, समदरी के नाम से जाना जाता है। और पूर्व से चलने वाली क्या कहलाती है, पूर्वाई कहलाती है। पश्चिम से चलने वाली क्या कहलाती है, अरे पछुआ नहीं बोलते, पछुआ तो स्थायी पवने हैं, है ना। पछुआ तो क्या है, स्थायी पवने। आथुर्णी कहते, आथुर्णी उत्तर से चलने वाली दड़ाव और दक्षिण से चलने वाली लंकाओं के नाम से जानी जाती है। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली तो वह क्या कहलाती है, समदरी के नाम से जानी जाती है, जो इसकी क्या पड़ती है, समानांतर पड़ती है। इसी कारण से जब ये यहां से गुजरती है तो इस वाले पार्ट पर, इस वाले पार्ट पर यानी कि अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये वाला जो पश्चिमी भाग है इसका डाल कैसा मिलता है, तो इसका डाल उत्तल मिलता है। ये कैसा डाल है, इसका उत्तल डाल है। लेकिन ये यहां पर सीधी यहां टकराने के कारण से तथा जल इधर वर्षा भी क्या होती है, अधिक होती है, तो इस वाले पार्ट में लगातार अपर्दन क्रिया के कारण से इसका जो डाल मिलता है ये कैसे मिलता है, यह अवतल मिलता। तो अरावली का जो पूर्वी डाल है वो कौन सा है, अवतल है, और पश्चिमी डाल कैसा है, उत्तल है। अपनी तो बात किसकी चल रही थी, अपर्दन की। अपर्दन क्रिया से, अपर्दन क्रिया से जब लगातार इनकी ऊंचाइयां क्या होती चली गई, कम होती चली गई, तो इन्हीं को बचा हुआ जो शेष बचा हुआ भाग है, अतः ऐसी पर्वत श्रृंखलाओं को हम किस नाम से, अवशिष्ट पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। और इनके अंदर अगर हम देखें तो ये अरावली है। अरावली के अलावा देखो कौन सी, अपलेशियन पर्वतमाला, अपलेशियन पर्वतमाला, अपलेशियन का नाम आ जाता है। कहां पर है ये, यूएसए के अंदर, यूएसए के अंदर स्थित है। और देखो यानी कि स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन, नेवियन पर्वतमाला, ये कहां मिलेगी, यूरोप में मिलेगी, यूरोप में मिलेगी। यहां से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। भारत का अपलेशियन किसे कहा जाता है, भारत का अपलेशियन किसे कहते हैं, भारत का अपलेशियन किसे कहते हैं, अरावली को कहते हैं, क्योंकि ये इसी के समकालीन है,
इस कारण से आप यानी कि अरावली को क्या हम अपलेशियन की क्या मानते हैं, समकालीन मानते हैं, तो भारत का क्या बोलते हैं, इसे अपलेशियन कहते हैं। तो फिर आप जब इसे बोल सकते हो तो इसे भी बोल सकते हो, है ना। तो इस कारण से इस प्रकार से आप लोगों की ये सिर्फ क्वेश्चन कहां बनते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी में बनते हैं, है ना। आप राजस्थान ज्योग्राफी नहीं, आप तो पृथ्वी के स्थल रूप पढ़ रहे हो। इस कारण से अपने तो उदाहरण चाहिए, कौन कौन से किसके उदाहरण है। बाकी अच्छे बच्चे हो, आप सब समझते हो। चलो लिखो, अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वतमाला। जब लगातार, जब लगातार, जब लगातार अपर्दन क्रिया से, जब लगातार अपर्दन क्रिया से, जब लगातार अपर्दन क्रिया से पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई, पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई कम होती चली गई, तथा वर्तमान में अवशेष के रूप में बची हुई है, अवशेष के रूप में बची हुई है, उन्हें अवशिष्ट पर्वतमालाओं के नाम से, अवशिष्ट पर्वतमालाओं के नाम से जाना जाता है। अवशिष्ट पर्वतमालाओं के नाम से जाना जाता है। बची हुई, बची हुई मतलब क्या है, अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब ही क्या होता है, बचा हुआ। जैसे खाना होता है बचा हुआ, अवशिष्ट, है ना। तो ये अवशिष्ट मतलब क्या है, बची हुई है, बची हुई। नेक्स्ट लाइन में लिखना आप, जब, जब, जब किसी पर्वत श्रृंखला में, जब किसी पर्वत श्रृंखला में, किसी पर्वत श्रृंखला में अवशेष के रूप में, अवशेष के रूप में छोटी छोटी पहाड़ियां, छोटी छोटी पहाड़ियां, छोटी छोटी पहाड़ियां रह जाती है, रह जाती है, तो उन्हें, तो उन्हें मोनोडोनॉक, मोनोडोनॉक कहा जाता है, मोनोडोनॉक कहा जाता है, मोनोडोनॉक कहा जाता है, मोनोडोनॉक कहा जाता है। ये सिर्फ अवशेष के रूप में क्या मिले अपने को, पहाड़ियां मिले। जैसे अगर हम बात करें अरावली, तो अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मतलब यानी कि पालनपुर गुजरात से कहां तक, यानी दिल्ली तक मिलता है। पालनपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक मिलता है। लेकिन दिल्ली के अंदर JL नेहरू विश्वविद्यालय परिसर के रूप में ये छोटी छोटी कटी पटी पहाड़ियों के रूप में देखी जाती है। तो ऐसे भाग जिसके बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते कि यार यहां पर कोई पर्वत श्रृंखला रही होगी, बस ऊंचे ऊंचे उठी हुई है, जो टीले नुमा दिखाई देते हैं, ऐसी जगह को क्या बोला जाता है, मोनोडोनॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या था अपना अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला। उदाहरण के तौर पर लिख लो अरावली, अरावली इसके बारे में लिखवाने की जरूरत नहीं है, कहां पे ही है अरावली, भारत लिख लो, अरावली भारत, अरावली कहां पर, भारत, अपलेशियन USA, अपलेशियन USA, स्कैंडिनेवियन यूरोप। अरे देखकर तो लिख लियो, है ना। अरावली भारत, अपलेशियन USA और स्कैंडिनेवियन यूरोप में।
तो ये क्या थे अपने पर्वत। नंबर एक पार्ट कंप्लीट हुआ आपका कौन सा, पर्वत। अब नंबर दो डालो आप कौन सा, पठार। नंबर दो पठार। नंबर दो पठार। बहुत सारे, बहुत सारे हैं। उदाहरण के तौर पर एटलस पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करेंगे, ये एटलस ये वलित में आता है, वलित में आता है। तो ये तो क्या है, मैं आपको बाद में एक लिस्ट उपलब्ध करवा दूंगा, ये नहीं आएगा। ये क्या है, सिर्फ समझने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर हम लिख रहे हैं पर्वत श्रृंखला कौन सी कहां पर है। अगर क्वेश्चन आता है अपने तो क्या आएगा, कौन सा पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है। तो वो तो सारे के सारे अभी तो मैं लिखवा नहीं पाऊंगा। ये क्या है, हम समझ रहे हैं अभी, ये इस प्रकार के ऐसे होते हैं, इस प्रकार के ऐसे होते हैं, इस प्रकार के ऐसे होते हैं। तो वो तो बाद में एक लिस्ट दे दूंगा, क्योंकि उनमें तो ऐसा समझने का वह रटने वाला पार्ट है पूरा का पूरा। लेकिन यहां पर कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं, पिछली बार वो आ गया, इस बार पता नहीं वो यहां से दे दे, तो इस कारण से हम इनके बारे में चर्चा कर लें। बाकी उदाहरण वाले वह तो एक वैसे के वैसे मिल जाएंगे अपने, है ना। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे यहां पर हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। अपनी यही बात कर लो, यानी कि जैसे भारत में, तो भारत में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हम पढ़ते हैं। जैसे हिमालय पर्वतमाला की बात करें, इसके ऊपर ट्रांस हिमालय मिलता है। ट्रांस हिमालय की भी तीन श्रेणियां आपको देखने को मिलेगी। सबसे ऊपर काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे जास्कर, फिर जास्कर के नीचे हिमालय आया। हिमालय की आपके तीन श्रेणियां, जिसमें महान हिमालय, महान हिमालय के नीचे लघु हिमालय, लघु हिमालय के भी दो पार्ट हो जाते हैं पश्चिम में, जिसे हम पीर पंजाल तथा धौलाधर के नाम जानते हैं। फिर उसके नीचे कौन सा, शिवालिक आ गया, है ना। ये वाले तो यहाँ हो गया। अपने राजस्थान में देखो, यानी कि कौन सी, अरावली पर्वतमाला मिल जाएगी। नीचे की चलोगे आप, विंध्याचल मिल गई, विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा मिल गई, सतपुड़ा के नीचे यानी कि कौन सी, अजंता पहाड़ियां हो गई। पश्चिम की तरफ आपको पश्चिमी घाट मिलेगा, पूर्व की तरफ आपको पूर्वी घाट मिलेगा, बहुत सारे। तो वह अलग चीज है। यहाँ मुख्य मुख्य उदाहरण पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें वह पूरे वर्ल्ड की बात चल रही, पूरे विश्व की बात चल रही है ना। ये तो हमने एक देश देखा है, इस कारण से। चलो नंबर दो कौन सा, पठार। नंबर दो पठार। पठार इसमें लिख लो आप, पठार में भी लिख लो एक लाइन। वह क्षेत्र जो धरातल से, वह क्षेत्र जो धरातल से ऊंचा उठा हुआ होता है, ऊंचा उठा हुआ होता है, लेकिन लेकिन धरातल से ऊंचा उठा हुआ होता है, लेकिन ऊपर से, लेकिन ऊपर से समतल होता है, लेकिन ऊपर से समतल होता है, ऊपर से समतल होता है, तो उसे, तो उसे पठार कहा जाता है। पठारों की उत्पत्ति, पठारों की उत्पत्ति, पठारों की उत्पत्ति अंतरजात बल, अंतरजात, अंतरजात बल व बहिर्जात बल, अंतरजात बल व बहिर्जात बल के कारण हुई है, के कारण हुई है। अतः इस आधार पर, अतः इस आधार पर पठारों का वर्गीकरण किया गया है।
पठारों का वर्गीकरण किया गया है। नंबर एक, बहिर्जात बल। बहिर्जात बल, बहिर्जात बल। अब बहिर्जात बल के अंदर कौन सी चीजें आती है? जो बाहर से, बहिर्जात का मतलब क्या है? बाहर से बल लगाकर, यानी कि पठारों का निर्माण करती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम बहिर्जात बल कहते हैं। जैसे बहिर्जात बल की बात की जाए तो बहिर्जात बल के अंतर्गत क्या क्या चीजें हो सकती है अपने? जैसे मान लो हिमानी अपर्दन क्रिया से पठार का निर्माण हो जाए, है ना भी, इसमें कोई ये नहीं है। जैसे मान लो, यानी कि ये पर्वत श्रृंखला है, ये वाला भाग ऐसे था, लेकिन यहां से जब जल नीचे की ओर आया तो इस भाग का क्या किया? इसने कटाव किया, और इस वाले भाग में यहां पर नीचा था, यहां पर जमाव हुआ, ये वाला लगातार कटता गया और यहां पर जमाव होता गया। अब ये वाला ऊपर से कैसा हो गया? समतल हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पठार बोलेंगे। तो यहां पर बर्फ के पिघलने से ऐसा हुआ, तो इसे बोलेंगे हम हिमानीकृत। हो सकता है यानी कि जैसे पवन के द्वारा ऐसा हुआ हो, मतलब हवा के द्वारा, क्या हो सकता है यानी कि ये किसके द्वारा? जल के द्वारा भी ऐसा हो सकता है। तो ये बल कौन से हैं? बहिर्जात बल हैं। ये बाहर से लग रहे हैं, बाहर से काम कर रहे हैं, इस कारण से इन्हें बहिर्जात बल के नाम से जाना जाता है। लेकिन कोई धरातल के नीचे से काम कर रहा है, वो बाहर नहीं निकल रहा, वो धरातल के नीचे से काम कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतर्जात बल के नाम से जानते हैं। तो पहले आप एक एक लाइन लिख लो इसमें, नहीं तो फिर वैसे भी आगे पढ़ने वाले हम इन्हें, तो लिख लो आप बहिर्जात बल, पहले डालो आप बहिर्जात बल। नंबर एक, नंबर एक, हिमानीकृत पठार। हिमानीकृत पठार, हिमानीकृत मतलब हिमानी अपर्दन क्रिया से बनने वाले पठार। हिमानीकृत पठार, हिमानीकृत पठार, हिमानीकृत पठार। इसमें लिखना अंटार्कटिका, अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड में, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ये ऐसे, ये देख लो, लिख लो, ये लो, इधर उधर देखते हैं, कोई सा भी शब्द बोलते हैं इधर उधर देखते हैं, हाँ, ये लिखा हुआ ग्रीनलैंड में, में हिमानी अपर्दन क्रिया से, हिमानी अपर्दन क्रिया से पठारों का निर्माण होता है। जैसे, जैसे, जैसे जर्मनी में, जैसे जर्मनी में, जर्मनी में प्रशिया, प्रशिया पठार, जर्मनी में प्रशिया पठार, जर्मनी में प्रशिया पठार, प्रशिया पठार। भारत में, भारत में गडजात, गडजात पठार, भारत में गडजात पठार। तो ये किससे बने हैं? ये हिमानी अपर्दन क्रिया से बने, ये हिमानी अपर्दन क्रिया से बनने वाले होते हैं। तो नेक्स्ट नंबर 2, पवनकृत। कौन सा? उत्तराखंड। चलो हाँ, कौन सा? पवनकृत, पवनकृत पठार, पवनकृत पठार। पवनकृत पठार, इसमें लिखना जब लगातार, जब लगातार
जब लगातार पवन के द्वारा लाई गई, पवन के द्वारा लाई गई, जब लगातार पवन के द्वारा लाई गई प्रदा के निक्षेपण से प्रदा के निक्षेपण से जिस मैदान का निर्माण होता है, जिस मैदान का निर्माण होता है, उसे कौन सा मैदान बोलोगे आप? पवनकृत मैदान। और पठार का निर्माण हो गया, ऊंचा हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पवनकृत पठार बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखो, जैसे पाकिस्तान में पोटवार का पठार, पाकिस्तान में पोटवार का पठार तथा चीन में लोयस का पठार, चीन में लोयस का पठार अब ये नाम है, ये क्या है? नाम है। अगर ये कम ऊंचा होगा तो हम इसी क्या बोलेंगे? मैदान बोलेंगे। और वो मैदान क्या कहलाएगा? लोयस का मैदान कहलाएगा। अधिक ऊंचा होने के कारण हम इसे क्या बोल देते हैं? पठार बोल देते हैं। तो वह क्या कहला रहा है? लोयस का पठार कहलाए। नंबर 3, जलकृत पठार। जलकृत पठार, बस जलकृत पठार लिखो इसमें। जब नदियों के द्वारा अपर्दन व निक्षेपण से जिन पठारों का निर्माण होता है उन्हें जलकृत पठार कहते हैं। जैसे भारत में कौन सा? म्यांमार का पठार। एक मिनट। जैसे भारत में चेरापूंजी का पठार। अरे जैसे भारत में, म्यांमार तो देश है यार। जैसे भारत में चेरापूंजी का पठार, नेक्स्ट म्यांमार में ये चेरापूंजी नहीं जानते क्या? मेघालय में विश्व में सर्वाधिक वार्षिक औसत वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी, दूसरा मासिनराम, मेघालय। चेरापूंजी का पठार। चलो नेक्स्ट, म्यांमार है ना। म्यांमार में कौन सा? सान का पठार। उनसे पूछना सर आपके नाम का पठार कहाँ है ना। तो सान का पठार ये कहां पर है? म्यांमार के अंदर स्थित है। ये कौन से हैं? तो ये है बहिर्जात, बल के कारण यानी कि उत्पन्न होने वाले या बनने वाले पठार। अब बात करेंगे हम कौन से? अंतर्जात बल। कौन सा है? अंतर्जात बल। तो अंतर्जात बल से निर्मित जो पठार है, अंतर्जात बल, इसी को हम क्या बोलते हैं? पटल विरूपणी बल के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें एक और लाइन लिख लो, अंतर्जात में इसे पटल विरूपणी बल के नाम से भी जाना जाता है। पटल विरूपणी बल के नाम से भी जाना जाता है इसी को।
पटल विरूपणी बल के नाम से भी जाना जाता है। चलो एक लाइन और लिख लो इसमें, विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक विस्तृत पठार का निर्माण, विश्व में सर्वाधिक विस्तृत, फैली हुई, विस्तृत व सर्वोच्च, विस्तृत पठार व सर्वोच्च, सर्वोच्च पठारों का निर्माण, सर्वोच्च पठारों का निर्माण पटल विरूपणी बल के द्वारा ही हुआ है, पटल विरूपणी बल के द्वारा ही हुआ है, पटल विरूपणी बल के द्वारा ही हुआ है, पटल विरूपणी बल के द्वारा ही हुआ है। इसमें नंबर 1 गिरिपद, गिरिपद पठार, गिरिपद पठार। गिरिपद का मतलब नाम से समझ में आ जाना चाहिए। गिरि का मतलब क्या होता है? पर्वत। गिरि का मतलब क्या है? पर्वत। और पद यानी पैर, इसके पैरों के अंदर यानी कि पैरों के नुमा जो पठार का निर्माण होता है ये वाला, इधर क्या है? पर्वत है, और यहां पर क्या बन गया? पठार। तो ये वाला पठार क्या कहलाएगा? गिरिपद। ये क्या कहलाता है? गिरिपद के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब इधर भी क्या हो? पर्वत हो, और इधर भी क्या हो? पर्वत हो, और बीच में क्या हो? पठार हो, तो इसी किस नाम से जाना जाता है? इसे अंतरा पर्वतीय पठार के नाम से जाना जाता है। पर्वतों के अंदर स्थित है, क्या कहलाएगा? अंतरा पर्वतीय कहलाएगा। और यहां एक ही साइड में क्या है? पर्वत है, तो यह क्या कहलाएगा? गिरिपद पठार के नाम से जाना जाता है। और जैसे अगर हम बात करें तो यानी कि इस अंतरा पर्वतीय पठार के तो बहुत सारे उदाहरण, लेकिन आप जो जानते हो वह बता दूं मैं। कौन सा? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार किसके अंतर्गत आता है? तो यह अंतरा पर्वतीय पठारों के अंतर्गत आता है। इसके निर्माण की बात करें ये कैसे, तो देखो ऊपर अपने को एक प्लेट मिलती है जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट, और एक नीचे प्लेट थी जिसका नाम था कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये दोनों प्लेटें क्या करती है? आपस में गति करती है। जो गति किस नाम से जानी जाएगी? अभिसारी गति के नाम से जानी जाएगी। बीच में क्या था? तैतीस सागर था। तैतीस सागर के अंदर क्या? वही यानी कि अवसाद यानी कि मलबा पड़ा हुआ था। अब होता क्या है? ये वाली प्लेट इधर आती है, ये वाली प्लेट इधर जाती है। तो इसे देखिए हम, ये थोड़ा सा मैं इसे ऐसे बना दूं, ये वाली प्लेट इधर प्रेशर मारती है, ये वाली प्लेट इधर प्रेशर मार रही है। बीच में क्या पड़ा हुआ था? मलबा। तो ये धीरे धीरे इसमें यहां पर क्या पड़े? वलन पड़े। इधर यहां पर भी क्या पड़े? वलन पड़े। लगातार जब इनकी ऊंचाई और ऊपर उठती गई, इनकी भी ऊंचाई और ऊपर उठती गई, तो जितना प्रेशर इन दोनों भागों पर पड़ा उससे कम यहां पर पड़ा। इस कारण से ये वाला क्या हुआ? समतल रूप से ऊपर उठा, लेकिन इनमें दोनों भागों में क्या पड़े? वलन पड़े। तो इसी कारण से अगर हम देखें तो ये भारत थोड़ा दक्षिण का बना दो, ये भारत, इस भारत में अगर हम देखें यहां पर ये वाला, तो यहां मिलता है अपने को कौन सा? हिमालय पर्वतमाला। ये हिमालय है, और इसके ऊपर एक पर्वत श्रृंखला मिलती है अपने को जिसे क्युनलुन सान के नाम से जाना जाता है। ये चीन में है। कौन सी है? क्युनलुन सान। और ये वाली कौन सी है? हिमालय। और इन दोनों के बीच में स्थित जो पठार है इसे बोलते हैं हम कौन सा? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है। तो विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। अब ये वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। हिमालय में कितनी श्रेणियां मिलेगी? 3। ये वाली जो श्रेणी है इसे किस नाम से जानेंगे? महान हिमालय, क्योंकि ये कौन सी है? उत्तर वाली है, तो इसे बोलते हैं हम कौन सी? महान। ये वाली कौन सी है?
लघु, और इसके नीचे नीचे वाली को बोलते हैं हम कौन सी, शिवालिक। इसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो ये नीचे नीचे वाली शिवालिक है। अब इसके बाद में नीचे क्या आ जाएगा, मैदान आ जाता है अपने। इस भारत में नीचे क्या आ जाएगा, मैदान आ जाएगा। तो ये ऊपर वाली ये क्या है, महान, और बीच में कौन सी है, लघु, और नीचे वाली कौन सी है, शिवालिक। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी श्रेणी को बाह्य श्रेणी के नाम से जाना जाता है और कौन सी श्रेणी को आंतरिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो आंतरिक कौन सी है, शिवालिक, शाबाश। और बाह्य कौन सी है, पढ़ के आते हो यार आप लोग बहुत ज्यादा। हाँ, अरे आंतरिक देखो ना यार, ये अंदर है, ये कहाँ है, अंदर है। तो आंतरिक कौन सी कहलाएगी, बृहत हिमालय। बृहत हिमालय कौन सा है, आंतरिक है। और ये देखो ये बाहर निकल गई, ये यहां देखो, ये इसके इसमें ये बना है ना, बना क्या है, इन दोनों से, इन दोनों के पास आने से, इन दोनों के पास आने से इस चीज का निर्माण हुआ है। और इसमें ये कहां है, अंदर है। तो ये मान हिमालय जो है, ये आप बृहत हिमालय जो है, या जिसे हम हिमाद्री बोलते हैं, ये कौन सी होगी, ये आंतरिक होगी। और ये वाला क्या होगा, बाह्य के अंदर रखा जाएगा। आगे समझ में।